नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपको सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर में जो है आर्मेचर रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जो लोग डीसी मशीन पढ़े होंगे तो डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आर्मेचर रिएक्शन होता है। ठीक है, डीसी मशीन में आपने पढ़ा कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है कि मेन मैग्नेटिक फील्ड पर आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव पड़ता है उसी को आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डिस्टार्ट हो जाता है और वो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स हमारा कम नहीं होता है, लेकिन फ्लक्स हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, अपने लाइन से जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के एकदम अपोजिट होता है। तो सिंपल सी बात है, जब जो दो चीज़ें एकदम अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो जब दो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा होता है कम वाले में क्या हो जाता है, घट जाता है। कम वाला उसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट हमारा कम आता है। तो मतलब डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करता है, जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हमारा जो होता है वो क्या काम करता है कि वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, उसके रास्ते वो उसको उसके रास्ते से क्या कर देता है, भटका देता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर सीधा अटैक करता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए, जब मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब मेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होता है तो ईएमएफ भी हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फाई। अगर फाई मेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होगा तो हमारा ईएमएफ भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी प्रकार अल्टरनेटर में भी है। भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कहाँ पर है, रोटर पर है, और आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर है, स्टेटर पर है। तो स्टेटर में जो आर्मेचर है तो आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो प्रभाव रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स पे पड़ता है उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो आर्मेचर को जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइए है ना, वो एक तो डिस्टार्सन करता है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का, रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्टार्सन भी कर देता है, प्लस उसे डीमैग्नेटाइज भी कर देता है। डीमैग्नेटाइज का मतलब है फ्लक्स को रोटर के फ्लक्स को रिड्यूस भी कर देता है। समझ में आया। और कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी किसी प्लेस में ऐसा होता है कि मेन फ्लक्स का मान बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या, जैसे वहाँ पर क्या होता था कि ट्रेलिंग पोल टिप पर, डीसी जनरेटर में जो है ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाती थी, फ्लक्स बहुत बढ़ जाता था, तो वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो जाता था। और लीडिंग पोल टिप पर क्या होता था, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता था। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाता था, बहुत कम हो जाता था। समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लीडिंग पोल टिप होता है, ट्रेलिंग पोल टिप होता है। समझ में आया। उसको जिसको अगर पढ़ना है लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, तो डीसी मशीन में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है। लेकिन देखिए, अब ये चीज़ डीसी मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो आर्मेचर के करंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्मेचर करंट अगर जीरो हो जाएगी तो आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर रिएक्शन जीरो होगा। तो आर्मेचर करंट प्रोड्यूस कब होता है, जब लोड कनेक्ट करते हैं डीसी मशीन पे। जब डीसी मशीन पे लोड कनेक्ट करते हैं तभी तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, क्योंकि तब सर्किट क्लोज होगी लोड के माध्यम से। जब लोड के माध्यम से सर्किट हमारी क्लोज होती है तब जाके आर्मेचर में करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और आर्मेचर फ्लक्स मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज भी करता है, डिस्टार्ट भी करता है, कहीं कहीं इंक्रीज भी करता है, कहीं कहीं कम करता है, कहीं कहीं डिस्टार्शन करता है। समझ में आया। तो ये चीज़ होता है जिसकी वजह से हमारा ईएमएफ डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया। और स्पार्किंग का कारण भी बनता है, क्योंकि वहाँ पर कम्यूटेटर और ब्रश है, कम्यूटेटर के ऊपर जो है ब्रश लगा है, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो है स्पार्किंग भी प्रोड्यूस होता था। समझ में आया। तो उसको आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम किए थे, जैसा कि डीसी मशीन में हमने आपको क्या किया था, पढ़ाया था। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन लोड पर डिपेंड करेगा। जब लोड होगा तभी जाकर के आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से जो है हमारा आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तब जाके आर्मेचर रिएक्शन होगा। समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटर में या सिंक्रोनस जनरेटर में या फिर एसी जनरेटर में क्या है
वो भी तो एसी जनरेटर ही था, बस वहाँ पे कम्यूटेटर हमने क्या किया था, लगा दिया था, जिसकी वजह से वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, आपका एसी जनरेटर है, यहाँ पे कोई कम्यूटेटर नहीं लगाने की ज़रूरत है। ये बड़े साइज़ के अल्टरनेटर होते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आर्मेचर रिएक्शन लोड पर डिपेंड करेगा, समझ में आया। लोड के साथ साथ पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। और जो हमारा जो पावर फैक्टर होता है उस किस पर डिपेंड करता है, लोड के नेचर पे डिपेंड करता है। अब लोड हमारा एक रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है। तो ये 3 टाइप के लोड हो सकते हैं। 3 ही टाइप के लोड हमारे यहाँ क्या है, उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव लोड पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका रेजिस्टिव होता है, और सबसे कम जो है कैपेसिटिव लोड होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये 3 लोड हैं। तो लोड पर आर्मेचर करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो डीसी मशीन में तो आर्मेचर रिएक्शन केवल लोड पर ही डिपेंड करता है, समझ में आया। वहाँ पर इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड नहीं होता था। वहाँ पर जो भी लोड होता है वो मान के चला जाता है कि वो रेजिस्टिव लोड होगा, ठीक है। लेकिन ये एसी जनरेटर है, तो एसी जनरेटर के केस में आप इंडक्टिव लोड भी देंगे और रेजिस्टिव लोड भी देंगे, कैपेसिटिव लोड भी देंगे। तो यहाँ पर लोड का पावर फैक्टर भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि पावर फैक्टर जो है अलग अलग लोड पर डिपेंड करता है। लोड के नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है वो लोड के साथ साथ लोड के नेचर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर पे भी, लोड के पावर फैक्टर पे भी आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ में आया। यहाँ पर बहुत डिटेल में हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल हम आपको आर्मेचर रिएक्शन वहाँ पे पढ़ा ही चुके हैं। बस यहाँ पे समझना है क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन तो कन्फर्म ही आएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन का डिफिनीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स का आर्मेचर फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। आर्मेचर फ्लक्स फाई का रोटर फ्लक्स फाइम मतलब मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। रोटर का जो फ्लक्स होगा वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि रोटर के फ्लक्स के माध्यम से ही जो है उसके स्टेटर के आर्मेचर में जो है ईएमएफ हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो आर्मेचर फ्लक्स फाई का रोटर फ्लक्स फाइम पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में लिखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन, देखिए डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन लोड पर, यहाँ पर थोड़ा कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन की तरह लोड पर, डीसी मशीन की तरह लोड पर डिपेंड करता है। समझ में आया। अर्थात कहने का मतलब है कि आर्मेचर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। अगर लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर साथ अल्टरनेटर में
अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन पावर लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। लोड के पावर फैक्टर, पीएफ मतलब क्या है? पावर फैक्टर। लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? लोड के पावर फैक्टर पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया? अर्थात लोड चेंज होने से आर्मेचर रिएक्शन चेंज होगा। समझ में आया? लोड चेंज होने से आर्मेचर रिएक्शन चेंज होगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग पहले इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको फिगर बना के ढेर सारा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। एक स्टेटर है जिसके बीच में रोटर है और उसी के अंदर जो है आपका आर्मेचर भी है, ठीक है। वो सब कंस्ट्रक्शन हमने आपको अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर केवल आपको समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने में थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, लैंग्वेज मान लीजिए थोड़ा सेंटेंस कहीं गड़बड़ा सकता है, तो आप लोग उसे सुधार लिया करिए। लेकिन मैं बोलता तो एकदम सही हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। और लिखने में थोड़ा बहुत जल्दी में क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अब उसको आप सोचिए कि अरे सर गलत लिखवा दिए, बहुत दिक्कत है, ये है वो है। नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझने से मतलब रखिए बस, ठीक है। ऐसे कोशिश करूँगा कि एकदम सही लिखवाऊँगा, वो गलती से थोड़ा बहुत गलत कहीं ना कहीं हो जाता होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि जैसे जनरेटर का ये राइट हैंड रूल है, ये जनरेटर का क्या है? राइट हैंड रूल है। ये हमारा क्या है? फ्लक्स है। और ये हमारा क्या है? ईएमएफ है। राइट हैंड रूल में क्या होता है? ये हमारा ईएमएफ होता है, मध्यमा जो है आपका ईएमएफ दर्शाती है, और ये तर्जनी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाती है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो 90 डिग्री इस मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या है? लैगिंग पोजीशन पर है। कैसे है? लैगिंग पोजीशन पर है। मतलब क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी कंडक्टर में अगर कोई ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो वो ईएमएफ हमारा जो है उस मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा। समझ में आया? इस राइट हैंड रूल के अनुसार। तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट हम लिखेंगे। देखिए, हम आर्मेचर रिएक्शन को वेक्टर या फेजर, हम आर्मेचर रिएक्शन को वेक्टर या फेजर से समझेंगे। समझ में आया? ऐसा इसलिए समझेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड है, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ठीक है, अब फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेन मैग्नेटिक फ्लक्स अथवा रोटर फ्लक्स से प्रोड्यूस्ड ईएमएफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री क्या होता है? लैगिंग पोजीशन पर होता है। कैसे? राइट हैंड रूल के अनुसार, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है? तर्जनी किसको शो करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को, और इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमारा ये क्या है? मध्यमा है, ठीक है। मध्यमा जो है ईएमएफ की दिशा को क्या करता है? दर्शाता है। तो इस फ्लक्स की वजह से ये वाला ईएमएफ जनरेट होता है, इसकी वजह से ये 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है, इस राइट हैंड रूल के अनुसार, ठीक है। आप केवल रूल को पकड़िए, अब ये मत पकड़िए कि कैसे ऐसे होता है, क्या आप कैसे देखना चाहते हैं। सारी चीज़ें देखिए, इलेक्ट्रिकल में कुछ दिखाई नहीं देता, करंट वगैरह दिखाई नहीं देता, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? ये सब की कल्पना की जाती है बस। तो लैगिंग पोजीशन पर होता है। तो लैगिंग पोजीशन पर होने का मतलब है कि जैसे हमारा क्या है? ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या है? फाइएम है। फाइएम क्या है? मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये क्या है? ई है, ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज और, ठीक है, वोल्टेज है।
और ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ये कैसे है, लैगिंग पोजीशन पर है, लैगिंग पोजीशन। समझ में आया, ये चीज़ है। तो देखिए अब आर्मेचर रिएक्शन को लीडिंग लैगिंग यूनिटी पर समझने के लिए ये डायग्राम आपको समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हमेशा यही होता है कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है। तो अब इसी डायग्राम को हम फेजर या इस देखिए इसी को हम ये आपका फाइएम है और ये हमारा क्या है, ई है, या फिर इसी को आप वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी को वी लिखिए। तो ये फेजर आरेख है, इसी को वेक्टर आरेख के नाम से भी आप समझ सकते हैं, नाम जान सकते हैं। समझ में आए, इसी को वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम के नाम से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब आर्मेचर रिएक्शन में पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया, आर्मेचर रिएक्शन ही मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब यदि रेजिस्टिव लोड हो, यदि रेजिस्टिव लोड आर्मेचर के टर्मिनल से कनेक्ट हो, यदि देखिए प्योर रेजिस्टिव, यदि प्योर रेजिस्टिव लोड आर्मेचर के टर्मिनल से क्या हो, आर्मेचर के टर्मिनल से कनेक्ट हो तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। समझ में आया, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। अब पावर फैक्टर देखिए प्योर रेजिस्टिव, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। अब इस अल्टरनेटर से हमारा क्या है, देखिए एसी का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है, ये हमारा क्या है, एसी का सिंबल, एसी जनरेटर है, ये क्या है, एसी जनरेटर है। तो अब इसी से हम लोड क्या करें, जोड़ दें। तो कैसा लोड जोड़े, प्योर रेजिस्टिव लोड जोड़े, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आई करंट फ्लो करेगी। समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, अभी कितना वोल्टेज इस लोड को मिल रहा है, इस लोड को कितना वोल्टेज मिल रहा है, वी वोल्टेज मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज के फेज में ही करंट होगी, वोल्टेज के फेज में क्या होगी, करंट होगी। भाई आर्मेचर से करंट निकल रही है तो आर्मेचर करंट होगा कि नहीं। तो रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में जो है वोल्टेज के फेज में आर्मेचर करंट हमारी होती है। समझ में आया, वोल्टेज के फेज में क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा। और आर्मेचर करंट की वजह से ही आर्मेचर में, देखिए आर्मेचर में करंट फ्लो होगा ना, आर्मेचर से निकल करके बाहर टर्मिनल पे आएगा। तो आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में, तो वो आर्मेचर फ्लक्स भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो कराया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होता है। क्योंकि यह मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे आर्मेचर फ्लक्स के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। समझ में आया। तो आईए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई ए, आर्मेचर फ्लक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपका क्या हो जाएगा, आईए हो जाएगा। समझ में आया। तो करंट फ्लो होने की वजह से देखिए सर्किट क्लोज हुआ, ये हमारा आर्मेचर है या फिर अल्टरनेटर है। अब इससे रेजिस्टेंस के माध्यम से सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, जिसकी वजह से अब इसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब आर्मेचर में जब करंट फ्लो करेगी, आर्मेचर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो जब आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा जिसे हम फाइए से डिनोट कर रहे हैं। फाइए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है, फाइए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ। यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और इस केस में आर्मेचर करंट आईए क्या है, आर्मेचर करंट आईए वोल्टेज के फेज में होता है, वोल्टेज के फेज में होता है।
समझ में आया, वोल्टेज के फेज में होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको पता है पहले वाले फिगर में आप फाइएम पढ़े हैं। फाइएम से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे वी या ई के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब आपको पता है कि रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में जो है आईए हमारा किस में होगा, वोल्टेज के फेज में होगा। आईए हमारा वोल्टेज के क्या होगा, फेज में होगा कि नहीं। ये हमारा क्या है, आईए है। अब सिंपल सी बात है, हमेशा जैसे मान लीजिए किसी कॉइल में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, फाई डेवलप होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है। तो अगर करंट का फेजर हम इस दिशा में दिखाएंगे तो इसकी वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसका भी फेजर हम इसी दिशा में क्या करेंगे, दिखाएंगे। फाई दोनों सेम फेज में क्या करेंगे, दिखाएंगे। करंट की दिशा अगर इस दिशा में दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए फाई जो है किसकी वजह से बढ़ रहा है, करंट की वजह से बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा तभी जब उसी के क्या होगा, फेज में होगा। जब दोनों सेम लाइन पे होंगे तभी तो बढ़ेगा। तो अगर बढ़ रहा है तो उसको इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। समझ में आया। तो करंट बढ़ेगा तो फाई हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। करंट कब बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो फाई बढ़ेगा हमारा। समझ में आया। तो अब आर्मेचर करंट हमारा जब फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर में एक ईएमएफ भी तो प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ कह रहा है, फ्लक्स भी तो प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आइए, तो इसी के फेज में हमारा क्या होगा, फाइए होगा कि नहीं, फाइए। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। देखिए आर्मेचर करंट आईए वोल्टेज के क्या होगा, फेज में होगा। तो यहाँ पर आईए वोल्टेज के फेज में है, लेकिन आईए के कारण चूंकि अब जो हमारा फाइए है, फाइए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईए। तो सिंपल सी बात है, जिस फेज में आपका आईए होगा उसी फेज में आपका फाइए भी तो होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइए और मेन फ्लक्स दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो सिंपल सी बात है, अब इन दोनों को अलग कर ले रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइएम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फाइए हो गया। समझ में आया। अब सोचिए कि फाइएम और फाइए क्या है, फाइए 90 डिग्री पर है एक दूसरे से। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारा फाइएम फ्लक्स जो है किधर जा रहा है, फाइएम फ्लक्स हमारा जो है मेन फ्लक्स ऊपर जा रहा है, जबकि फाइए फ्लक्स जो है इससे 90 डिग्री पे आ रहा है। फाइए फ्लक्स हमारा क्या है, 90 डिग्री पर है। तो सोचिए कि ये फाइएम फ्लक्स जो हमारा है, इसे फाइए फ्लक्स जो है 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, सीधा इसे डिस्टार्ट करेगा। समझ में आया, इसे क्या करेगा, डिस्टार्ट करेगा। तो फाइए फ्लक्स हमारा मेन फ्लक्स को सीधा क्या कर रहा है, डिस्टार्ट कर रहा है, 90 डिग्री पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये मेन फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टार्टेड हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, डिस्टार्टेड होगा या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। 90 डिग्री पर देखिए क्रॉस कर रहा है कि नहीं, 90 डिग्री पर जब मेन फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। तो आप सोचिए कि मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इधर से कोई इसको ठेलेगा, एक फ्लक्स इसके 90 डिग्री पर जब इसको ठेलेगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ये वर्टिकल फ्लक्स जा रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मार्ग क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, तो डिस्टार्टेड हो जाएगा। इसी को क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये पूरा फिगर देखिए हमने बनाकर अलग अलग सब चीज़ आपको बता दिया कि सिंपल सी बात है, रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड होने की वजह से करंट हमारा वोल्टेज के क्या होगा, फेज में होगा। अब ये बात हो गया, चलिए ठीक है। अब आर्मेचर करंट जो है किस में फ्लो करेगा, आर्मेचर में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि अब देखिए आर्मेचर फ्लक्स आर्मेचर करंट की वजह से फ्लो हो सेटअप हो रहा है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, इस वजह से दोनों सेम फेज में होंगे। समझ में आया। तो अगर वोल्टेज के फेज में हमारा करंट है तो करंट के ही फेज में हमारा क्या होगा, फाइए होगा। तो ये फाइए फाइएम से 90 डिग्री पर है। तो आप सिंपल सी बात है देख ही रहे हैं कि देखिए फाइएम जो है ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है फाइए जो है उसे 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको डिस्टार्टेड कर रहा है। समझ में आया। तो कौन सा रिएक्शन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। समझ में आया। तो ये तो हमारा फेजर है 90 डिग्री।
तो फेजर से स्पष्ट होता है, फेजर या वेक्टर डायग्राम से, यहाँ पर लिखेंगे कि फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम से स्पष्ट होता है कि प्योर रेजिस्टिव कंडीशन में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए समझने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि फाइम क्या है। फाइम मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और फाइए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स है। समझ में आया। तो कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा, क्योंकि क्रॉस कर रहा है ना, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये भी प्योर रेजिस्टिव की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्योर रेजिस्टिव की। तो ये फिगर भी आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो वेक्टर और फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि प्योर रेजिस्टिव लोड के केस में आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।